ये प्रोजेक्ट बिजली जाने का मुतबादिल नहीं है। यानी कि अगर बिजली चली जाएगी तो ये सिस्टम अपनी जनरेशन जो है वो ख़त्म कर देगा। तो बिजली जाने के ऊपर लेकिन हमने जो इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया वो ये है कि जो इनके पास ऑलरेडी जनरेटर्स अवेलेबल हैं, ये जनरेटर्स टोटल अपनी जो कंजम्पशन जो जो करते हैं उस जो या जनरेशन जो इसका 30% सिर्फ लोड जो है जनरेटर पे रह जाएगा। 70% जो है ये सोलर जो है उस लोड को टेक ओवर करेगा। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि जनरेटर की जो इनकी खपत थी उसमें फ्यूल की, उसको 70% जो है ना ये प्रोजेक्ट बचा लेगा। लेकिन इसको इस टाइप ऑफ जो प्रोजेक्ट है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की ट्रिगर चाहिए और ट्रिगर जब मिलती है तो ये अपनी जनरेशन देता है। तो बाकी हम इसमें इंशाल्लाह तफसील से किसी दिन बात करेंगे कि ये कैसे होता है। फ़िलहाल तो आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये बिजली जाने का मुतबादिल नहीं है, लेकिन जनरेटर जब चलता है तो वो 30% लोड पे चलेगा, 70% जो उसकी खपत है उसको सोलर टेक ओवर करेगा। इसमें बैटरी नहीं होगी, इसमें जो मेन जो सोर्स है वो जनरेटर है। तो जनरेटर जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है ये सिंक्रोनाइज़ होके अपनी पावर देगा और लोड को टेक ओवर करेगा और जनरेटर की तरफ सप्लाई को नहीं जाने देगा। तो अल्टीमेटली जो है बैटरी इसमें यूज़ नहीं होती। सिस्टम लगा है, तो इसका बैकअप प्लान मतलब अगर बिजली चली जाए, तो ये क्या काम कर रहा होता है? ये क्या बिजली दे रहा होगा अ, जिसने भी लगाया है या बिजली शटडाउन हो जाएगी, जैसे बिजली गई है तो उसके बाद ही ब्लैकआउट हो जाएगा, तो क्या होगा इसका जैसे? बिल्कुल, ये जैसे ही बिजली जाएगी, तो बिजली जाने के ऊपर ये शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन होने का मतलब ये है कि बज़ाहिर तो ये नज़र आएगा कि यार इस प्रोजेक्ट का दिन के टाइम क्या फ़ायदा? ये फ़ायदा तो होना चाहिए कि सोलर की रोशनी अवेलेबल है, बिजली जनरेट कर रहा है, इसको टेक ओवर करना चाहिए। देखें जी, इनकी 1 मेगावाट के अगेंस्ट जो रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो ये बता दूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट अगेंस्ट 1 मेगावाट प्रोबेबली तकरीबन ये जो रनिंग लोड है इनका वो 600 से 700 किलोवाट ऑपरेट कर रहा होता है। तो सूरज की रोशनी तो कांस्टेंट नहीं है। सूरज की रोशनी तो कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। तो एट दैट टाइम हो सकता है जनरेशन कैपेसिटी जो हमारे इस सिस्टम की, इस प्लांट की है, वो 200 किलोवाट हो, 300, अगर वो कम होगी तो जो फिक्स रिक्वायरमेंट 600-700 किलोवाट की थी, उसको पूरा करने के लिए कहीं न कहीं से तो कंपनसेशन चाहिए ना। तो वो कंपनसेशन या तो बैटरी से मिल सकती है या कोई और ऐसा ज़रिया हो जहाँ से इसको मिलनी चाहिए। तो वो उसके लिए जनरेटर का होना ज़रूरी है। जनरेटर एक ऐसा सोर्स है और वो जनरेटर एटलीस्ट जो आगे कंज़म्पशन है उससे उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मेगावाट का हमारा ये प्रोजेक्ट है तो एटलीस्ट वो जनरेटर भी 1 मेगावाट तक का कम से कम होना चाहिए, कम से कम। क्योंकि अगर सोलर नहीं काम कर रहा तो स्टैंड अलोन तो वो काम करे ना। हाँ, 1 मेगावाट के साथ फिर ये क्या होगा कि उस जनरेटर को सोलर से जब अ, उसको पावर जनरेशन इस तरह से मिलेगी कि वो 30% के लगभग जो है वो जनरेटर जो है वो पावर देगा और 70% सोलर देगा। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है कि हम इसको कम भी तो रख सकते थे, जनरेटर की पावर कम हो, मतलब वो 20% पे काम करे या 10% पे या ज़ीरो इनफैक्ट उसके ऊपर लोड हो जाए। तो उसकी बड़ी वजह ये है कि जो हमारे ये जो इसकी जो टोपोलॉजी है, जो इसकी वर्क करने की, उसमें ये होता है कि ये रिवर्स फीड कर रहा होता है, उसी लाइन के ऊपर जो इसको इनपुट मिल रही होती है। तो एट दैट टाइम जब एटीएस के थ्रू जनरेटर से इसको सोर्स मिल जाएगी, तो ये एक जेनसेट सिंक्रोनाइज़ेशन एक जो है वो इक्विपमेंट अप्लाई किया जाता है, जिससे वो जेनसेट की जो सप्लाई है उससे सिंक्रोनाइज़ होगा और उस ट्रिगर के ऊपर जो है इसके अंदर जो ज़ीरो एक्सपोर्ट का फंक्शन है वो अनेबल हो जाएगा। ज़ीरो एक्सपोर्ट के फंक्शन से ये क्या करेगा कि जनरेटर की तरफ जो है जितनी भी इसकी एक्सेसिव अगर पावर जनरेशन होगी 1 मेगावाट, अगर 600 किलोवाट का लोड है और इसकी जनरेशन जो है वो 800 किलोवाट है, तो 200 किलोवाट जो है वो एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए जनरेटर की तरफ, अदरवाइज़ जनरेटर जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो जनरेटर को प्रिवेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो जेनसेट सिंक्रोनाइज़ेशन का जो है वो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाए।
ये एक एडिशनल इक्विपमेंट होता है जो बिल्ट इन इन्वर्टर्स के साथ अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये बाद में आप इसको ऑप्शनली इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपने जनसेट के साथ इसको अप्लाई करना है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जनरेटर जो है हमारा वो अ, कि सेफ़ हो जाएगा, और उसके ऊपर ये वो वजह है जिसकी वजह से हाँ, जो ज़्यादा इसमें ज़रूरी बात है समझने की और समझाने की वो क्या है? असल में हमारा जो तीनों फ़ेज़ेस हैं वो नॉर्मली जितनी भी कंज़म्पशन है उस पे बैलेंस नहीं होते। 30% लोड रखना क्यों ज़रूरी है जनरेटर के ऊपर? हमारे अगर 2 फ़ेज़ेस के ऊपर लोड जो है वो 600 आउट ऑफ 1 मेगावाट 600 किलोवाट है, और हो सकता है कि एक फ़ेज़ के ऊपर जो है वो लोड जो है वो 200 किलोवाट हो। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा जो इन्वर्टर है, उस फ़ेज़ के ऊपर जो है वो फ़ीडबैक करना शुरू कर दे। ऐसी सूरत हाल में फिर भी जनरेटर जो है, वो जो है ख़राब हो सकता है, और उसको बचाने के लिए जो है ना एटलीस्ट जनरेटर के ऊपर मिनिमम 30% का लोड जो है, उसको मेंटेन रखा जाता है। तो ये एक वजह है जिससे हम जनरेटर को जो है वो बचा सकते हैं, और ये सिस्टम जो है ऐसी सूरत हाल में बगैर बैटरीज़ के जनरेटर के साथ जो है सिंक्रोनाइज़ करके डे टाइम में आपको जो है वो बचत दे सकता है, अगर बिजली दस्तयाब ना हो। और अगर यही रात हो रही हो, तो उसमें भी क्या यही परफ़ॉर्मेंस होगी? 30% जनरेटर खाली अपनी एनर्जी दे रहा होगा, बाकी से कवर हो रहा होगा, या उसका क्या होगा? रात में क्या होगा? देखें, सबसे इसी सवाल के साथ कोशिश करूँगा कि हमारे कुछ भाइयों ने इन्फॉर्मेशंस दी हैं कि सोलर पैनल्स रात में भी काम करते हैं, या कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिसमें रात में पैनल्स काम करेंगे या कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिन के टाइम पर भी अगर आप देखें तो पीक टाइम के ऊपर भी जब जो है जनरेशन मैक्सिमम यील्ड हमारे पास अवेलेबल होती है, तो एट दैट टाइम भी इसके ऊपर मल्टीपल इफेक्ट्स के साथ हमारे पास पैनल जो फिक्स स्ट्रक्चर के ऊपर आउट ऑफ 180% परफॉर्म कर रहे होते हैं, हालांकि मैक्सिमम लाइट अवेलेबल है। और इसी तरह से अगर आप देखें कि रात के टाइम पर तो बिल्कुल रोशनी नहीं होती, और अगर शाम के टाइम पर ये पैनल की जनरेशन जो है वो सम केसेस के ऊपर जो है 1% पे आ जाती है। तो ये इस सवाल के साथ ही मैंने इसमें कोशिश की कि ये कवर कर लूँ कि सोलर पैनल्स जो है अभी तक दुनिया में हैं, ये सूरज की रोशनी से काम करते हैं, चाँद की रोशनी से काम नहीं करते। तो रात के टाइम पर सूरज नहीं है, तो ह जनरेटर जो है वो 100% लोड के ऊपर काम करेगा, 30% पे नहीं करेगा। वैसे इतना बड़ा जो ये सिस्टम लगा है, तो ऑब्वियसली ये दिन में सूरज की रोशनी में तो बड़ी अच्छी एनर्जी जनरेट करके देगा फिर। क्या बेहतर नहीं होता इसकी जगह आप विंड मिल्स लगा देते, जो पंखे वाले जो जनरेटर्स में जैसे मोटर लगी हुई होती है, वो तो दिनों रात चलते रहते और हर बार आपको बिजली मिलती। तो उस ऑप्शन की तरफ क्यों नहीं जाते? इस ऑप्शन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बहुत मुनासिब सवाल है आपका। असल में विंड टरबाइन का कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पर हमें दिन हो या रात हो, हमें वहाँ पे मुनासिब जो है हवा का जो प्रेशर है वो दस्तयाब हो। तो विंड टरबाइन जो हैं उसमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि विंड टरबाइन को हमेशा ऐसी जगहों पर लगाना चाहिए जहाँ पर इतनी मुनासिब हवा का प्रेशर आपको दस्तयाब हो कि विंड टरबाइन काम कर सके या जनरेशन दे सके। वैसे तो दुनिया में बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ विंड टरबाइन्स आ चुके हैं जो बहुत कम प्रेशर में भी काम करती हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी जो नॉर्थ का रीजन है जितना भी, इसमें इतनी हवा दस्तयाब नहीं है, इतनी विंड का प्रेशर अवेलेबल नहीं है नॉर्मली, रेगुलरली जिसको हम बात करेंगे। हाँ, स्पेशल केसेस में अगर हम बात करें कि जब कोई थंडर स्टॉर्म्स हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तो हमें विंड मिल जाती है। लेकिन नॉर्मली डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पर हवा का बहुत कम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो है वो विंड टरबाइन यहाँ इसी रीजन में सक्सेसफुल नहीं है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का नॉर्थ रीजन है, साउथ की तरफ जैसे-जैसे हम जाते हैं तो हमारी जो सी ब्रीज़ हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ती जाती है। तो उसमें अगर देखा जाए तो इस वक़्त कराची और हैदराबाद के दरमियान ये हमारी जो अ, कोस्टल पट्टी है, इसकी मकरान की जो बनती है, उसमें बड़ी मुनासिब तरीके से हवा थ्रू आउट द डे और नाइट अवेलेबल होती है। तो इवन कुछ टाइम ऐसे हैं जिसमें
मिसाल के तौर पे सूरज जब नहीं है तो रात के टाइम भी विंड टर्बाइन वहाँ पर दस्तयाब होती है, तो वो सूरज की गैर मौजूदगी में जो है, सूरज की जब अवेलेबल नहीं है, तो उस वक़्त जो बिजली की जो भी खपत है उसको पूरा कर देती है। ये जिस रीजन में हम हैं इस वक़्त, ये है इनफैक्ट पाकिस्तान का नॉर्थ रीजन। जैसे अभी हम हैं हसन अब्दाल टेक्सला के पास जो है न्यू सिटी में, तो यहाँ पर भी चूँकि वो मुनासिब नहीं थी, इसकी फिज़िबिलिटी को देखा ज़रूर गया है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है।